हाय गाइस, वेलकम टू वाई शाइस। माय नेम इज़ ऋषि एंड इस वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है। ओके, सो वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, नाम से पता लग रहा है कि ये चैप्टर कुछ कुछ आप लोग रिलेट कर सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, बट स्टिल आगे देखते हैं इसमें है क्या। ओके, इस फिगर को देखो। ये फिगर है ना, इंडिया में जो गुजरात वाला एरिया है, गुजरात के वेस्ट कोस्ट पे है सूरत पोर्ट, वहाँ का ये फ़ोटो है। ये जो फिगर है वो, तो सूरत पोर्ट जो हुआ करता था वो उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था इंडियन ओशन ट्रेड का। ठीक है, जो डच और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने भी अर्ली 17th सेंचुरी में अपना ट्रेड इसी सूरत के पोर्ट से स्टार्ट किया था। बट ग्रेजुअली क्या होता है ना कि 18th सेंचुरी आते आते इस सूरत पोर्ट का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ना आई थिंक मैंने आप लोग को एक बार बता रखा था किसी चैप्टर में कि सूरत जो पोर्ट होता है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, बिकॉज बॉम्बे पोर्ट आ जाती है। अब कंपटीशन जब जनरेट होगा और कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे थे, इन्वेंशंस हो रहे थे, जिस वजह से बॉम्बे पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, बहुत सारे सेवरल रीजंस दिए गए हैं इसके। ठीक है, तो इस चैप्टर में सब कुछ ओवरऑल देखेंगे। मेनली इस चैप्टर में हम क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ की स्टोरी जानेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा था उस टाइम पे और कैसे जो ये ट्रेड है इंडिया का, जो ये क्राफ्ट है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, कैसे ये डिक्लाइन में चली गई। ठीक है, मेनली यहाँ पे टेक्सटाइल्स और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। और ये जो दोनों इंडस्ट्री हैं, मतलब पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। ठीक है, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। अब क्योंकि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था इंडिया में कि जो कपड़े वगैरह बनते थे वो हाथ से बनते थे। ठीक है, चरखा तो उससे बनाए जाते थे। और उससे पहले भी तो मतलब हाथ से ही बनते थे। एंड जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस शुरू हुआ, वैसे ही वहाँ पे मशीन मेड्स गुड्स बनने लगे। और आप अगर कंपेयर करोगे कि कोई चीज़ हाथ से बन रही है और कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रखे हैं, कुछ नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो उसके मुकाबले में जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं, जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, उनकी जो कैपेसिटी होगी, जो उनकी एफिशिएंसी होगी, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर आप हाथ से बना रहे हो कुछ, एक बार में आप 5 कपड़े बना रहे हो लेट्स से, तो आप अगर मशीन से बनाओगे तो आप एक बार में 10 या 15 कपड़े बना सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से जैसे ही मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ना कॉटन टेक्सटाइल्स का, तो ब्रिटेन यू कैन से इंडस्ट्रियल नेशन बन गया था 19th सेंचुरी में। ठीक है, और उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी जब ग्रो करने लगा तो ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अच्छा, जिस टाइम पे ब्रिटेन में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था? तो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे लोग। ठीक है, उस टाइम पे अपने कॉलोनीज सेटअप कर रहे थे। जो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे ही ट्रेड में इंटरेस्ट लेकर के आई थी, और जो उनका इंटरेस्ट था ट्रेड में, उससे ही वो कैसे आगे बढ़ते गए फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी है। मैंने कंप्लीट करवाया भी था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख के आइए। ठीक है, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि कैसे ट्रेड का पैटर्न चेंज हुआ ओवर द डिकेट्स। एंड बाद में इन द लेट 18th सेंचुरी में आकर के जो कंपनी थी वो मैंने बता रखा था ना कि ये लोग क्या करते थे कि यहाँ से कुछ सामान लेके गए लोग, यूरोप में सेल कर दिए लोग, बदले में सोना चांदी वॉट एवर जो भी उनका मीन्स, यही ऑफकोर्स गोल्ड एंड सिल्वर, वो लोग बदले में हमें देते थे लोग। बट जैसे ही बंगाल उनके हाथ में आया, तो उन्होंने जो बदले में जो वो गोल्ड एंड सिल्वर देते थे लोग, फिर उसके बाद हमसे कुछ खरीदते थे लोग, वो देना उन लोगों ने बंद कर दिया। फिर इंडिया का पैसा इंडिया में यूज़ करना शुरू कर दिया। एंड प्रॉफिट किसका हो रहा था? यूरोप का। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पहले हम लोगों ने देख रखी है। बेसिकली इस वाले चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन एंड कैसे इस वजह से हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी वो कैसे डिक्लाइन में चलेंगी। ओके, सो बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स इन वर्ल्ड मार्केट्स। देखो, पहले ना टेक्सटाइल के प्रोडक्शन पे हम लोग देखते हैं, उसको उसको उसके बारे में देखते हैं उसमें था क्या। 1750 के अराउंड में जब ब्रिटिश ने बंगाल को कॉन्कर नहीं करा था, तो इंडिया जो था ना वो कॉटन टेक्सटाइल का बहुत ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड का। ऐसा नहीं है कि बस यूरोप में ही हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स चल रही थी, पूरे दुनिया भर में उस टाइम पे जो इंडिया था वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल्स का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कॉटन हमारे इंडिया का हुआ करता था उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर होती थी इन कंपैरिजन टू बाकी अदर के जितने भी प्रोडक्ट होते थे। उनकी जो हमारी, अगर कंपेयर किया जाए दोनों के रॉ मटेरियल्स में या फिर कॉटन्स में, कुछ भी हो टेक्सटाइल्स वगैरह में,
तो हमारी जो फाइन क्वालिटीज़ हुआ करती थी वो बहुत ही बेटर हुआ करती थी बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। और हमारा ट्रेड कहाँ से चलता था, साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि जावा, सुमात्रा, पेनांग, फिर उसके बाद वेस्ट एशिया में, अगेन सेंट्रल एशिया में, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 16th सेंचुरी से लेकर के जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो हमारे इंडिया की जो चीज़ें थी, जो इंडिया की टेक्सटाइल्स थी उनको खरीदती थी और उसको यूरोप में ले जा करके सेल करती थी। तो इन लोग का ना पहले का ऐसा सिस्टम था कि अगर उनको इंडिया की चीज़ें, मान लो इंडिया का कोई कॉटन चीज़ है, ठीक है, कॉटन है मान लो, उनको कहीं और से मिला है तो वो लोग उसको अपना नाम दे दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगी आगे, जैसे कि आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, ओके। तो उसमें क्या है ना, उसका एग्जाम्पल से समझो कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ना, वो जब उनको कॉटन क्लोथ मिला ना, मोसुल करके एक रीजन था, ठीक है, एरिया था वो मोसुल करके, तो वहाँ पे ना कॉटन क्लोथ उनको मिला था, ठीक है, जो इंडिया से आया था। और उसको पाया किसने था, मतलब वो कौन लेके गया था वहाँ पे, तो अरब मर्चेंट लेके गए थे, जो प्रेजेंट डे इराक में है। मोसुल जो एरिया है, जो रीजन है, वो प्रेजेंट डे इराक में है। तो वहाँ पे फाइन कॉटन क्लोथ वहाँ पे मिले थे, जिसको एक अरब मर्चेंट ने वहाँ पे लेके आया होगा, या फिर जो कुछ भी लेके आए होंगे वो लोग, ठीक है। तो वो लोग उस वाले पर्टिकुलर कॉटन को ना, उन लोगों ने अपना एक अलग ही नाम दे दिया। उन लोगों ने उसको मुस्लिन कह के बुलाया, ठीक है, MUSLIN, मुस्लिम नहीं, मुस्लिन, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उस टाइम पे बहुत ही वैराइटीज़ ऑफ वर्ड्स हुआ करती थी, वर्ड्स में भी वेरिएशंस हुआ करते थे। जिसको जहाँ मिला वो अपने जो भी वर्ड अच्छा लगा वो नाम रख दिया उसका, और वो नाम आज भी फेमस है, ठीक है। तो मैं मुस्लिम के बारे में बता रही थी। तो बेसिकली हुआ ये था कि मोसुल करके एक एरिया है, एक रीजन है, इराक में एक जगह है, वहाँ पे हमारे इंडियन कॉटन क्लोथ के एविडेंसेस पाए गए। एविडेंसेस इन द सेंस कि वहाँ पे था, हो सकता है कोई अरब मर्चेंट यहाँ पे ट्रेड करने आया हो, फिर वो यहाँ से वहाँ लेके गया हो, एंड फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिल गया हो, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना उस कॉटन को अपना एक अलग सा नाम दे दिया, मुस्लिन, ठीक है। उसके बाद में जब पोर्टुगीज़ आए थे इंडिया में, बहुत सारे स्पीसीज़ के सर्च में आए थे, तो वो कैलिकट मीन्स वो केरला वाला जो कोस्ट होता है ना, आई होप आपको मैप पता होगा कि ये केरला कोस्ट कहाँ पे है, ये साउथ वेस्ट इंडिया किसको कहते हैं, फिर ये सूरत पोर्ट कहाँ पे, गुजरात कहाँ पे, ये सब आपको पता होगा, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को, ओके। सो मैं क्या बता रही थी कि जब पोर्टुगीज़ थे ना, जब वो पहली बार इंडिया में आए थे इन सर्च ऑफ स्पीसीज़, तो वो कैलिकट में लैंड किए थे, ठीक है, ऑन द केरला कोस्ट, ठीक है, ये साउथ वेस्ट इंडिया में है। तो उन्होंने ना जो कॉटन टेक्सटाइल से जो वो वापस यूरोप में लेके गए अलॉन्ग विद देयर स्पीसीज़, तो उसको कैलिको कहा गया, जो कि कैलिकट वर्ड से डिराइव हुआ है। तो उसको भी एक नया नाम दे दिया इन लोगों ने कि हाँ ये कैलिको है, ठीक है। बाद में अभी मैं बताऊंगी कि कैसे कैलिको एक्ट भी पास हुआ था एक, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सब्सिक्वेंटली आप देखोगे तो कैलिको जो था ना, वो एक जनरल नेम बन गया सारे कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो रखे थे। और आपको मैं ना अभी एक फ़ोटो दिखाती हूँ, आपको उससे पता लग जाएगा कि इंडियन मार्केट की क्या ही वैल्यू थी, इंडियन टेक्सटाइल्स की वर्ल्ड मार्केट में क्या ही वैल्यू थी उस टाइम पे। सो बेसिकली इससे होता क्या था कि इंडियन जो टेक्सटाइल्स है ना, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती थी, क्योंकि सब लोग अपने अपने नाम रख रहे हैं उसका। तो बेसिकली इससे जो टेक्सटाइल्स थी, इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती थी ना। इस फिगर को देखो ज़रा एक बार, इस वाले, जस्ट अ मिनट, हाँ, इस वाले फिगर को देखो एक बार। ये क्या है, ये एक ऑर्डर है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करके कहा था कि मुझे इतने पीसेस ऑफ क्लोथ चाहिए। इस वाले ऑर्डर में जो आपके ना एनसीईआरटी में आई थिंक ये ब्लर है, ऑफकोर्स ये ब्लर है क्योंकि मैंने ये गूगल से भी डाउनलोड किया है, तो वहाँ पे भी ऐसे ब्लर ही आ रहा है। तो पढ़ने की उतनी नीड है नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी। इसमें ना 98 वैरायटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ के नाम दे रखे हैं, जो कि यूरोपियंस अपने अपने नाम से जानते थे। मींस ऐसा नहीं था कि इंडिया में कुछ और बोलते हैं तो वो भी इंडियन भाषा यूज़ करेंगे। वो अपना अलग से जो भी लैंग्वेज हुआ करता था, जो भी उनके उसका नाम रखे थे, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मुस्लिन, कैलिको, ठीक है। तो मुस्लिम तो खैर अरब मर्चेंट्स ने रखा था, बट स्टिल उनके वो अपने अपने कुछ नाम हम जो भी रखते होंगे, तो वो उस नेम से वो लोग जानते थे, लोग मेनली क्लोथ्स को। तो इसमें ना 98 वैराइटीज़ ऑफ है कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स की। उनको, हमारे इंडियंस को ये ऑर्डर मिला था कि आप हमें इतने सारे बना के दो क्लोथ्स वगैरह, ठीक है। तो इस हद तक पॉपुलैरिटी थी। एंड कहा जाता है कि उस साल में समथिंग अराउंड 5,90,000 और 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ का ऑर्डर आया था। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर की बात करूँ तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 5,89,000। इतने क्लोथ्स का ऑर्डर आया था हमारे जितने भी इंडियन टेक्सटाइल्स वीवर्स है, जितने भी क्राफ्ट पर्सन है, जो भी सब काम करते हैं, उनके पास में। फिर उसके बाद में ना आप ये वाला फिगर देखो, दिस वन,
ये वाला ये है पटोला वीव है, मिड 19 सेंचुरी में ये लोग पहनते थे लोग, ठीक है। एंड बनाते भी थे लोग ऑफ कोर्स, जो भी इंडियन क्राफ्ट पर्सन हुआ करते होंगे, टेक्सटाइल में जो भी वर्क किया करते होंगे, जो वीवर्स हुआ करते होंगे, वो बहुत ही फेमस हुआ करता था। पटोला ना सूरत में, अहमदाबाद में और पटना, यू कैन से पटना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेफर करते थे पहनना। फिर उसके बाद में पटोला की वैल्यू, जो ये बनाते थे टेक्सटाइल्स में, तो उसकी वैल्यू ना इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब ऐसा नहीं था, आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो बस यूरोप में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही थी एट दैट टाइम, ठीक है। फिर ये इंडोनेशिया में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा करी जाती थी एंड स्लोली स्लोली करते करते ये इंडोनेशिया से बहुत सारे एरियाज़ में फैलने लगा एंड उसके बाद में ये लोकल वीविंग ट्रेडिशन बन गया, ठीक है। पटोला साड़ी, यू नो, वट जो भी लोग पहनना चाहें, ओके। सो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इंडियन टेक्सटाइल्स की वर्ल्ड मार्केट में क्या प्लेस थी। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस यहाँ पे 1720 नहीं है, ये 1750 है, ओके, इसको करेक्ट करना। तो बस अभी मैंने इसमें इतना बताया कि 1750 के अराउंड में जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कॉन्कर नहीं किया था, तो इंडिया जो था वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था कॉटन टेक्सटाइल्स का, ओके। क्यों? क्योंकि हमारे जो हमारी इंडियन कॉटन हुआ करती थी, उसकी क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प थी, बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का कॉटन हुआ करता था, ठीक है। ट्रेड कहाँ कहाँ से होता था? तो मेनली ट्रेड हुआ करता था साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जावा, सुमात्रा, पेनांग करके केरियन, नो मैटर, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया में, ठीक है, ट्रेड वगैरह हुआ करता था। एंड फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, 16th सेंचुरी से लेकर ही जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं वो हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदती थी और फिर उसके बाद में वो यूरोप में ले जा करके ये लोग सेल किया करते थे। ऑफकोर्स डबल रेट पे किया करते होंगे, या मतलब ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ उसके नेम्स के बारे में जाना कि ऐसा नहीं था कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में कुछ और बोला जा रहा है तो वो लोग भी इंडिया में कुछ और ही बोलेंगे, ओके। जस्ट अ मिनट, आई थिंक मुझसे ये मिस्टेक हो गया, मैंने दूसरा वाला ओपन कर दिया, ये वाली फाइल थी, ओके। सो हमने नेम के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे कैसे हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स को नेम दिया जाता था, बिकॉज़ पॉपुलर बहुत ज़्यादा था एंड वो लोग अपने नेम से बुलाते थे, सो उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती थी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाई थी कि अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो कि क्या हो रखता था उस टाइम पे, इंडियन टेक्सटाइल की वैल्यू क्या थी, तो आप उसे देख सकते हो। 5,79,000 का ऑर्डर मिल रहा है उस टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अलग अलग टर्म्स यूज़ किया करते थे, तो यहाँ पे ना आपको कुछ स्पेसिफिक से टर्म्स मिलेंगे। चिन्स, कोसाज, जिसको हम लोग खासा भी कहते हैं, एंड बंदना, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या। देखो, पहली बात, ये अंग्रेज़ यूज़ किया करते थे, ठीक है। मीन्स उनका थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट होता है ना हमारे से, तो वो बोलेंगे वही समझ में कुछ और आएगा। तो ये जो चिंस वर्ड है ना, वो चिंत वर्ड से आया है, ये हिंदी वर्ड है चिंत, ठीक है, वहाँ से चिंस वर्ड बना है, ठीक है। CHINT ये हिंदी वर्ड है एंड इसका वो लोग कहते थे, वो लोग ऐसे प्रोनाउंशिएट करते थे जैसे कि ऐसा वाला स्पेलिंग निकले, CHINTZ, ओके। तो बेसिकली चिंत का मतलब होता है एक क्लोथ होता है जिस पे छोटे छोटे कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस बने होते हैं, ठीक है। 1680 में ना इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स में, जो इंग्लैंड में, यूरोप में जो भी वो लोग लेके जाया करते थे लोग ट्रेड करने के लिए, इंग्लैंड और यूरोप में, तो मेनली ना चिंत के ही स्टाइल वाले जो कपड़े हुआ करते थे वो लेके जाया करते थे लोग, बिकॉज 1680s में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था चिंत का, ओके। आई थिंक जो यूरोपियंस पीपल हुआ करते थे, जो यूरोपियन हुआ करते थे, वो लोग भी फ्लावरी डिज़ाइन के कपड़े उनको पसंद आया करते होंगे, फ्लोरल डिज़ाइंस के, ओके। तो मे भी इस वजह से वो लोग लेके जाया करते थे। बात बस फ्लोरल डिज़ाइन की नहीं थी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ जोक, नो मैटर। तो हाँ, बिकॉज उसका जो फ्लोरल डिज़ाइन था वो भी बेटर था, उसके फाइन टेक्सचर भी हुआ करते थे एंड वो थोड़ा सा यू कैन से ना थोड़ा सा चीप भी हुआ करता था। तो यहाँ से थोड़ा सा सस्ते में लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके उसको डबल रेट में सेल करेंगे, तो ऐसा कुछ वो लोग किया करते थे। दैट इज़ वाई इसकी इम्पोर्टेंस उस टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ मार्केट में नई नई लॉन्च होती है तो स्टार्टिंग में उसका क्रेज़ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही जो रिच पीपल हुआ करते थे इंग्लैंड के, इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ, उन्होंने भी कपड़े पहन रखे हैं इंडियन फैब्रिक के और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं लोग, वॉटेवर, मैं पिछले टाइम के बारे में मैं बता रही हूँ। सिमिलर एक वर्ड है वंदना, ठीक है, BANDANNA।
इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक ब्राइट कलर्ड है, ठीक है, ब्राइट कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ होता है, नेक के लिए होता है या फिर हेड के लिए होता है, मेनली ये पूरा कपड़ा नहीं होता है। आप अराउंड नेक आप इसको वेयर कर सकते हो, या फिर ये प्रिंटेड स्कार्फ होता है, या फिर अपने वो हेड के लिए, जैसे आज के टाइम पे आप कैप यूज़ करते हो ना, वही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो ये वंदना वर्ड है वो कहाँ से आया है? हमारे हिंदी से ही वो भी आया है, जिसका मतलब हिंदी में उसको बंधन कहा जाता था, मीन्स टाइंग, किसी चीज़ को बांधना। आप लोग बोलते हो ना टाई और नॉट, ठीक है, वो वाला टाई मतलब किसी को बांधना, कुछ भी चीज़ें। तो वो बंधन वर्ड से बना है, बंधना वर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ करता था, जैसे अभी मैंने बताया ब्राइटली कलर्ड क्लोथ हुआ करता था, ठीक है, जो कि टाई एंड डाई करके ये लोग बनाते थे। डाई मैंने बता रखा है, डाई क्या होता है, कपड़े को कलर करना, ओके। उसके बाद कुछ और भी क्लोथ्स हुआ करते थे, कुछ और भी जगह हुआ करती थी, जैसे कि कासिम बाज़ार, पटना, उड़ीसा, ऐसे करके ना बहुत सारे प्लेस हुआ करते थे, जहाँ पे जो ऑर्डर बुक हुआ करता था वो इनके प्लेस के नाम से जाना जाता था, ओके। नथिंग मोर देन दैट, कुछ नहीं था इसमें, बस इतना पढ़ना है कि इंडियन टेक्सटाइल का जो वैल्यू था वो वर्ल्ड मार्केट में क्या था, बहुत ही हाई था, ओके। मैंने अभी बता दिया, उसको इन शॉर्ट करके ना आप उसको 7 और 8 लाइन में लिख सकते हो, उतना कुछ इसमें था नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। सो मैंने अभी बताया कि इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो डोमिनेट कर रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। मैंने इससे पहले भी मैं कुछ करवा रही थी, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था, जब मैं इंडिगो प्लांटेशन के बारे में मैं बता रही थी, वो नॉट अबाउट इंडिगो, मैंने कुछ बताया था पिछले वाले चैप्टर में, उसको भी उन लोगों ने बैन करने की डिमांड करी थी। सो यहाँ पे भी वही हो रखा था। अर्ली 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो उससे ना वो लोग काफ़ी घबरा गए कि अच्छा इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब हमारा क्या होगा, अगर हमारे सामान कोई लेगा ही नहीं तो फिर हम लोग क्या ही करेंगे, ठीक है। तो जितने भी वुल और जो जितने भी सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड में, उन्होंने ना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये उनकी डिमांड थी कि जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स है उनके इम्पोर्ट पे ना बैन लगा दो, ठीक है। तो 1720 में भी हुआ ऐसा ही, ऑफकोर्स यहाँ पे 1720 ही होगा गाइस, वो मेरी मिस्टेक थी। तो 1720 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लॉ लेकर आए, बेसिकली एक एक्ट लेकर के आए, जिसको कहा गया कैलिको एक्ट, ठीक है। उसमें क्या था, उन्होंने ना ये इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स थी, उनके इम्पोर्ट पर उन्होंने बैन लगा दिया। एंड उन्होंने मतलब साफ साफ मना कर दिया कि जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स होते हैं ना, जैसे कि चिन्स मैंने बताया था इंग्लैंड में जो यूज़ होता है, जो आप इंडिया से वो लोग लेके जाते थे, उसके यूज़ पे भी ना इन्होंने बैन लगा दिया। तो इसको प्रॉपर एक नाम दिया गया कैलिको एक्ट, ठीक है। इस टाइम तक क्या हुआ ना, अच्छा जब ये बैन वैन हुआ तो बैन करने का भी रीज़न था, बिकॉज जैसे ही वो मार्केट में फ्लरिश हो रही थी ना हमारे इंडियन टेक्सटाइल जितने भी बना रखे हैं ये लोग क्लोथ्स वगैरह, तो कितनी भी यूरोप एडवांस हो चुका हो उस टाइम पे इंडिया से, बट स्टिल हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था ना, जो भी क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो कुछ भी थे, वो डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। तो इन लोग को समझ में आया कि अब कुछ पॉसिबल नहीं है, अब एक ही चीज़ हो सकता है, या तो इसे हटा या फिर हम लोग अपना बंद कर दें, हम लोग अपना बंद कर सकते हैं नहीं, ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने डिमांड करा, इतनी इस लेवल की उन लोग को इनसिक्योरिटी हुआ करती थी, ठीक है। तो जो इंग्लिश जो प्रोड्यूसर थे वो एक सिक्योर मार्केट चाहते थे, तो इस वजह से इन्होंने बैन वन करवा दिया एंड ये कैलिको एक्ट पास हुआ, ठीक है। उसके बाद जब कंपटीशन हुआ ना इंडियन टेक्सटाइल से, तो उसके जब ये बैन वन हो गया, तो बैन होने के बाद भी इंग्लैंड में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रखे थे इंग्लैंड में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, देखो हुआ ऐसा कुछ कि पहले इंडिया से चीज़ें जाती थी, तो उन लोग को ना स्टार्टिंग में उतनी टेंशन नहीं होती थी, चलो ठीक है इंडिया से आ रहा है, हम अपना बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट के बाद में, एक टाइम के बाद में, जब वही इंडिया की चीज़ें मार्केट में फ्लरिश कर रही हैं और आपका चीज़ कम बिक रहा है, तो उन लोग को परेशानी होने लगी, ठीक है। उन लोग ऐसा होता है ना कि कंपटीशन जनरेट हुआ करता होता है, तो उन लोग को प्रॉब्लम होने लगी, वो लोग इनसिक्योर होने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो उन लोगों ने बोला कि जो इम्पोर्ट है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का, उस पर आप बैन लगाओ। तो जो वहाँ की इंग्लैंड में जो भी कुछ हुआ करता होगा, वहाँ पे कैलिको एक्ट पास हुआ, वहाँ पे सब कुछ बैन हो गया, ठीक है। जब बैन हो गया, इनके पास कुछ बचा है नहीं, तो एक वहाँ से ना इनको प्रेशर मिला कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो इस चक्कर में ना बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी हो रखे थे, जैसे कि स्पिनिंग जेनी, ठीक है। इसका इन्वेंशन हुआ, किसने किया, जॉन के ने किया, ठीक है। अब जब इसका इन्वेंशन हुआ ना, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है चीज़ों को बनाने की, जो स्पिंडल्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ने लगी। उसके बाद में फिर स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट करा इसको, रिचर्ड आर्कराइट ने इन्वेंट करा था 1786 में। कॉटन टेक्सटाइल वीविंग जो इंडस्ट्री थी
उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टीम इंजन ने। ओके, उसके बाद में जैसे ही इन दोनों का इनोवेशन हुआ ना, जैसे इन्वेंशन हुआ, सॉरी, इन्वेंशन हुआ इन दोनों का, तो वैसे ही इंग्लैंड के जितने भी प्रोडक्ट हुआ करते थे, जितने भी टेक्सटाइल्स वगैरह हुआ करती थी, कॉटन वॉटन, उनकी जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ने लगी। क्योंकि आप, मैंने वो अभी बताया ना कि आप एक साइड से हाथ से बना रहे हो, एक तरफ आपके मशीन रखे हुए हैं, तो आपकी कैपेसिटी कहाँ इंक्रीज़ होगी? मशीन वाले के पास ही तो होगी ना। फिर जो एफिशिएंसी होती है आप वहीं तो ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर पाओगे, आपको जो भी करना है। बिकॉज़ आप अगर हाथ से एक चीज़ 10 मिनट में बनाओगे तो वो 10 मिनट में मशीन से वो 10 चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये दोनों इन्वेंट नहीं हुआ होता तो शायद ये लोग कभी आगे नहीं निकल पाते, लगता है मुझे ऐसा। सो इन दोनों की वजह से, कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से, जो ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, सॉरी, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, जो भी उनके कॉटन टेक्सटाइल्स थे, उनकी क्वालिटीज़ बेटर हुई और वो लोग अपने मार्केट को अच्छा खासा ग्रोथ पे वो लोग लेके गए लोग, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये चीप भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि मशीन मेड गुड्स बना दिया तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाई दाम पे सेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बट ये चीपली भी हुआ करता था। बट हाउएवर जो इंडियन टेक्सटाइल हुआ करते थे वो वर्ल्ड ट्रेड में टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी वो डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी ना, जो डच कंपनी थी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस प्रॉफिट्स कमाए हैं हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल से, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया, पहले ये लोग क्या करते थे, आपके बुक में दे रखा है कुछ चीज़ें, मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझसे वेट नहीं होता तो मैं पहले बता देती हूँ। फिर जब वो आता है तब मुझे लगता है कि मुझे अभी बताना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले क्या हुआ करता था। गोल्ड एंड सिल्वर के बेसिस पे वो लोग एक्सचेंज किया करते थे। जैसे बंगाल उनके पॉलिटिकल पावर में आया, उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो फिर उन लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर देना मना कर दिया। और जितने भी पीजेंट्स हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, जितने भी फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे, मनी लेंडर्स वगैरह, उन सबसे रेवेन्यू लेना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद में उसी रेवेन्यू से इन लोगों ने इंडियन टेक्सटाइल को ख़रीदना स्टार्ट किया। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक और फिगर दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, आई थिंक इसे देखो, इसे, ये क्या है, ये चिंट्स है, मैं जिसके बारे में बात करी थी ना, चिंट और चिंट्स, वट एवर जो भी बोलना है बोलो। ये मसूलीपट्टनम में प्रोड्यूस हुआ करता था एट दैट टाइम, मिड 19th सेंचुरी की बात चल रही है गाइस। मसूलीपट्टनम में हुआ करता था, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फाइन एग्जाम्पल है चिंट्स प्रोड्यूस्ड का, जो कि एक्सपोर्ट हुआ करता था ईरान और यूरोप में फेमस था, ठीक है। उसके बाद आई थिंक एक और फिगर था ना, इसको देखो। ये ना एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल से हो तो एनसीईआरटी स्किप मत करना, ठीक है। ये जामदनी वीव है, ये अर्ली 20th सेंचुरी का है, ये जो भी प्रोडक्ट हुआ करता था। इसमें क्या हुआ करता था, जो कॉटन और जो गोल्ड था ना, वो जो कॉटन एंड गोल्ड के थ्रेड हुआ करते थे वो मिक्स करके यूज़ हुआ करते थे, मतलब ये मिक्सचर हुआ करता था, ठीक है। ये फाइन मसलिन हुआ करता था, जिसको मैंने बताया अरब मर्चेंट ने नाम दिया था, ओके। जो कि मैं क्या बता रही थी, या कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड को यूज़ करके ये बनता था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जामदनी अगर देखा जाए तो लखनऊ था, फिर ढाका था बंगाल में, जो क्या ढाका हो गया है बांग्लादेश का। एंड ऑफ कोर्स लखनऊ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। अभी तक बस हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ा, पटोला के बारे में, जामदनी के बारे में, एंड ऑफ कोर्स एक अपना ये चिन्स के बारे में। इस वाले चैप्टर में कुछ था नहीं, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने बस आपको अभी इस वाले वीडियो में इतना बताया कि इंडियन टेक्सटाइल का यूरोपियन मार्केट में क्या प्लेस रहा है एंड इंडियन टेक्सटाइल का वर्ल्ड मार्केट में क्या प्लेस रहा है। वर्ल्ड मार्केट में मैं 2-3 बार मैंने इसी वीडियो में बता दिया, यूरोपियन मार्केट में भी कुछ खास था नहीं, बस एक कैलिको एक्ट पास हुआ, हमारा इंडियन टेक्सटाइल वहाँ से बैन हो गया। उसके बाद क्योंकि वो लोग इनसिक्योर हो रहे थे, उसके बाद प्रेशराइज हुए लोग, क्योंकि जब कुछ बचेगा नहीं तो खुद तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, स्पिनिंग जेनी आया, स्टीम इंजन वगैरह आया, उसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ पाए। अगर नहीं आया होता तो मुझे नहीं लगता कि लोग आगे बढ़ पाते, नहीं अभी तक तो बढ़ गए होते, बट एट दैट टाइम को अगर हम कंपेयर करें हमारे इंडस्ट्रीज़ से, तो अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो इतना दिमाग नहीं हुआ करता था उन लोग के पास में भी। एंड अगर दिमाग होता तो फिर वो इंडिया क्यों ही आते, बट स्टिल होता रहता है, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ जोक, नो मैटर वॉट। सो अभी आगे इसका ना 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, मैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊँगी। एंड गाइस उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो,
जस्ट एक बार सर को कॉन्टैक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। ओके, सो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो आई थिंक इसका 3 पार्ट होगा, तो भी मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया, बाकी 2 पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देख लेना। ओके, सो हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर, बाय।